मंडल की सलाह पर निर्णय होगा। मेरी बात को समझें। अब कोई व्यक्ति ऐसा है, जैसे अभी केंद्र में सरकार है आपका, मान के चलो आपका एनडीए गठबंधन की सरकार है। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो एनडीए गठबंधन को बहुत सारा डोनेशन देता है, बहुत सारी चैरिटी है, उनके फंड्स में बहुत सारा पैसा देता है। मान के चलो वो हर साल उनको 100 करोड़ रुपए देता है, 200 करोड़, 300 करोड़ रुपए देता है। तो जो चैरिटी दे रहा, अब उस व्यक्ति से कोई क्राइम हो जाए, अब वो पार्टी का बड़ा मतलब विशेष व्यक्ति है, और उसके बचने से पार्टी की भलाई है, राजनीतिक पार्टी की। और राजनीतिक पार्टी तो उसको सुप्रीम कोर्ट तो भाई पक्षपात करेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो मान के चलो उस व्यक्ति को दे दिया कि भाई इसको तो आजीवन कारावास होना चाहिए। और ऐसे में वो व्यक्ति जो है जिसको राजनीतिक शरण प्राप्त है, तो वो ऐसा भी तो कर सकता है कि अपनी दया याचिका भेजेगा गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय उसको एक्सेप्ट कर लेगा या नहीं? अगर वो राजनीतिक पकड़ वाला व्यक्ति है, बताइए गृह मंत्रालय उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं? आपकी सामान्य समझ क्या कहती है? आप कहेंगे हाँ जी, बड़ी जल्दी से उस पर कार्रवाई होगी। और ऐसे में राष्ट्रपति साहब तो विचार कर लें और वो ये कहें कि राष्ट्रपति साहब कह दें कि भाई नहीं, इसका जो दंड सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये है ना कि भाई वो जो सलाह यहाँ पर मंत्रिमंडल देगा, अब राष्ट्रपति साहब को तो माननी पड़ेगी वो सलाह, क्योंकि वो व्यक्ति पार्टी विशेष का व्यक्ति है और वो उसको बचाना चाह रहे हैं। तो तब क्या होगा? तो यहाँ पर ही एक एक्सेप्शन भी रखा गया है कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए तो बाध्य है, लेकिन अगर राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत तरीके से ऐसा पाया जाता है कि उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास है, तब राष्ट्रपति साहब मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। यानी कि राजनीतिक पार्टियां अपने करीबी व्यक्ति को इसका फायदा लेकर के बचा सकती हैं या नहीं बचा सकती? आप हाँ या ना में उत्तर दें, तब मैं समझूंगा कि आप मेरी बात को समझ पाए हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने करीबी व्यक्ति को, क्या जो मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति साहब को आर्टिकल 72 में बाध्य किया गया है, उसका पक्ष लेकर के उसको बचा पाएगी? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 बातों के बारे में बात कर दी गई। कौन सी? राजनीतिक, जातिगत और धार्मिक। यानी पॉलिटिकली कनेक्ट है कोई व्यक्ति, या मान के चलो किसी धर्म विशेष का व्यक्ति है, और उस पार्टी को जो है, उस व्यक्ति को लेकर के इतनी धार्मिक भावनाएं देश में कि वो अगर बचा दिया पार्टी ने तो एक स्पेशल वोट बैंक उनके लिए तैयार हो जाएगा। या कोई जाति का एक वोट बैंक है मान के चलो, और जाति, उस जाति के व्यक्ति से कोई अपराध हुआ, अगर उसको पार्टी बचा देती है तो वो पार्टी उन लोगों के लिए भगवान हो जाएगी कि हमारे नेता को तो इस पार्टी ने बचा लिया। ये 3 कारण हमेशा याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? बात क्लियर है? याद रखेंगे। अगली बात क्या होगी, यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखेंगे। निर्णय की समीक्षा नहीं की जा सकती है। निर्णय की समीक्षा नहीं होगी। कांट बी रिव्यूड। निर्णय कौन सा हो गया आपका कि राष्ट्रपति साहब ने बोल दिया कि भाई इस व्यक्ति को जो है सजा पर विराम होगा, या उसको प्रतिलंबन होगा, या पूर्ण क्षमा दी जाएगी। तो जो निर्णय आया है, यस और नो का जो निर्णय आया है, यानी कि जो डिसीजन है, उस डिसीजन को आप रिव्यू नहीं कर सकते, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। लेकिन दूसरा शब्द याद रख लेना, जो प्रक्रिया है, अभी मैंने क्या बताया आपको, ऐसा हो सकता है ना उस व्यक्ति को राजनीतिक लाभों के चलते बचाने का प्रयास हो, या जातिगत लाभों के चलते बचाने का प्रयास हो, या धार्मिक कारणों से बचाने का प्रयास हो। तो राष्ट्रपति साहब ने जो कहा है उसको तो समीक्षा नहीं की जाएगी, कि उन्होंने जो डिसीजन दिया कि भाई इसको पार्डन कर दो, पूर्ण क्षमा कर दो, लेकिन उस प्रक्रिया की समीक्षा हो सकती है। बात समझ पाए? जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि आप अब तैयारी नहीं करोगे, तो ये तो मेरा डिसीजन हो गया, यानी इसको तो रिव्यू नहीं किया जाएगा, लेकिन आप तैयारी नहीं करोगे, इसके पीछे मेरा क्या कारण है इसको कहने का, उस प्रक्रिया की समीक्षा हो सकती है। यानी कि प्रोसेस को रिव्यू किया जा सकता है। तो अपनी कॉपी में लिखेंगे, निर्णय की समीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन प्रक्रिया की समीक्षा हो सकती है। यानी कि जो प्रोसीजर है उसको रिव्यू किया जा सकता है। प्रोसीजर कैन बी रिव्यूड। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? बताएंगे एक बार फिर से क्या बोलेंगे यहाँ पर? अगली बात क्या आएगी यहाँ पर लिख लेना, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की समीक्षा हो जाएगी या नहीं होगी? तो प्रक्रिया के साथ ही आप बोलेंगे कि भैया समीक्षा हो सकती है, प्रक्रिया की समीक्षा हो सकती है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आए राष्ट्रपति साहब किस तरह से सजा को माफ कर सकते हैं? तो ये न्यायिक शक्ति हुई या नहीं हुई न्याय से संबंधित? हाँ जी भैया हुई।
अगली बात पर आते हैं। अगली बात है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में कौन सी न्यायिक शक्ति प्राप्त है बताएं? सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यानी कि उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे? न्यायाधीशों की नियुक्ति। कितने न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय में? 1 + 33, कुल मिला के 34 होते हैं। आगे पढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब यहां पर एक बात और आएगी कि इसके लिए जो परामर्श लिया जाएगा हमेशा, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, इनके लिए जो एडवाइस ली जाएगी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या है? परामर्श होता है। ऐसे ही फिर आता है आर्टिकल 217, 217। इसमें क्या है? उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब सीधी सी बात है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा तब उससे परामर्श थोड़ी ना करेंगे खुद उसके लिए। अभी सोचो सीजीआई का नियुक्ति होगा तब भी सीजीआई से परामर्श करेंगे? तब नहीं। ये तो कॉमन सी बात होगी। अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट कहाँ पर होते हैं? स्टेट में। भारत में कितने हाई कोर्ट है? 25। ओके, तो यहाँ पर याद रख लेना, जो एडवाइस यानी कि आपका जो परामर्श लिया जाएगा, जो सलाह ली जाएगी, वो साथ में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और साथ में आपका संबंधित राज्यपाल से, मतलब जिस स्टेट का हाई कोर्ट है। संबंधित राज्यपाल समझ जाओ, जैसे यूपी का हाई कोर्ट का है तो कहाँ के राज्यपाल से हमको सलाह लेनी है? यूपी के राज्यपाल से। ठीक है। अच्छा, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो इनको हटाने के लिए, न्यायाधीशों को हटाने के लिए फिर आपका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति साहब के पास नहीं है। तो हटाने के लिए क्या होता है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। महाभियोग जैसी, महाभियोग सब मतलब उसमें नहीं नाम लिया गया है कि जो जजेस है उनको हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग होगा। तो क्या महाभियोग जैसी प्रक्रिया होगी, यानी कि प्रोसेस लाइक इम्पीचमेंट, जो आर्टिकल 61 में हमने पढ़ा, उसी तरह की एक प्रक्रिया होगी। ठीक है, जो संसद के विशेष बहुमत से होती है। तो यानी कि हटाने का अधिकार किसको है? वो संसद को है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो यार, तुम्हारा मैं क्या करूं। विकास कुमार जी ने किसी को देखा, उन्होंने लिख दिया आर्टिकल 214 होगा जी। बेटा आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट है, सिर्फ उच्च न्यायालय का गठन बताया गया है 214 में। तुमने कितना रटा हुआ था आज से पहले? किससे पढ़ा था तुमने? क्यों रटा था उसको इस तरह से कि अगर वहां 124 है तो यहाँ 214 ही होना चाहिए? अब तुम बताओ, करते हो काम ऐसे या नहीं कि तुम्हें इग्नोर किया जाए? अब मान के चलो तुम एप्लीकेशन में होते कहीं और तुम ये फीस दे के पढ़ रहे होते 2, 4, 5, 6 हज़ार रुपये, तुम उन्हीं के नियंत्रण में आते हो क्या, जो तुम्हें मतलब भावनात्मक रूप से ऐसी भी बात करते कि तुमको बहका भी लेते हैं और तुमसे बहुत सारी फीस भी ले लेते हैं? सर समीक्षा का क्या अर्थ है? समझा चुका दोस्त, पहले ही समझा चुका। पिछली क्लासेस करो ध्यान से, रिव्यू करना। कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई नहीं जी। अच्छा, यहाँ पर जैसे अब हाई सुप्रीम कोर्ट आ गया, हाई कोर्ट आ गया, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होगा? तो वहाँ पे तो याद रखना, वो अधिकार तो हाई कोर्ट से परामर्श करके, हाई कोर्ट से तो वहाँ पे परामर्श होता है, हाई कोर्ट से परामर्श होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, और राज्यपाल द्वारा, यानी कि जो हमारे जिला न्यायाधीश हैं वो राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं ना। आर्टिकल 217 हो गया। फिर आता है आपका आर्टिकल 143, ये भी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। इसमें क्या है? राष्ट्रपति को, मैंने तुमसे इतनी बार कहा है कि चुपचाप शांत होकर पढ़ा करो, नहीं मानेंगे। मत मानो। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय, कल ही मैं समझा रहा था
कि भैया गलत चीज़ अगर आप नहीं जानते तो उसको दिमाग में नहीं लेके आना, नहीं तो इमेज बन जाती है। तो तुम्हें मानना ही नहीं होता। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार, परामर्श प्राप्त करने का अधिकार। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट रख लेना, जो परामर्श राष्ट्रपति साहब ने किया आपका सुप्रीम कोर्ट से, तो उसको मानने के लिए बाध्य है। तो याद रख लेना, ये नॉट बाउंडेड बताया गया है, बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। ये हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर कि इनको कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां। तो सबसे बड़ी तो कौन सी, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में कैसे अपराधों को क्षमा कर सकता है, कोई भी हो, कोई भी। जब हम आपका राज्यपाल को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि राष्ट्र जो राज्यपाल है उनके पास भी आर्टिकल 161 में ये शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में अंतर क्या है। जैसे राष्ट्रपति साहब सेना न्यायालय, यानी किसी को कोर्ट मार्शल से भी सजा मिली है तो उसको भी माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि वो पूर्ण क्षमा दे सकते हैं, तो राज्यपाल को वो अधिकार नहीं है कि वो पूर्ण क्षमा दे दें। बात समझ पा रहे हैं मेरी, उनको वो अधिकार नहीं है। यही दो अंतर है, बाकी सब अधिकार सेम होंगे जो हम राज्यपाल को भी पढ़ेंगे। इतनी ही हमारी कक्षा थी। कोई दिक्कत, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया दरअसल में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा आर्टिकल आपका 53 के बाद में आपका 74, तो बहुत सारे दोस्तों ने लिखा 54। मैं तो ये कहूँगा बच्चे अनजान हैं, फ्रेशर होंगे। लेकिन दोस्त, मैं आपको कक्षा में कुछ समझाने का और सिखाने का प्रयास भी करता हूँ कि आपको अपनी तैयारी के दौरान ये फॉलो करना है, और आप उसको मानते नहीं हैं, संयम और धैर्य आपके अंदर नहीं है। तो बताओ, टीचर जो होते होंगे, अध्यापक का क्या मन कच्चा नहीं होता होगा? अगर कोई अध्यापक दिल से आपको पढ़ाने के लिए तैयार है, ठीक है, तो ऐसा होता है ना, जैसे मान के चलो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ और मुझसे कुछ गलती हो गई, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। या किसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको डिलीवर कर रहा था और मान के चलो उस कॉन्सेप्ट की एक बहुत अच्छी समझ मुझे खुद नहीं थी, तो गलती होनी स्वाभाविक है, हाँ या ना? लेकिन हम उसमें सुधार करते हैं। हमारा प्रयासरत होना चाहिए कि हम उसके लिए सुधार करें। हर टीचर से होते, कोई दुनिया में ऐसा टीचर नहीं बना जिस पे आपका फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल एरर ना हो, दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, लेकिन हमको क्या है, सीखना है। और सीखना कैसे, सीखने के जो नियम है, तो मैं आपको बताता हूँ अक्सर दोस्त, इन चीज़ों का पालन करो। क्या करो, प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी, प्रार्थना है मेरी आपसे। नहीं तो फिर मतलब एकांत चुनो थोड़ा सा। एकांत चुनने का मतलब होता है कि जैसा लोग कर रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में, ऐसा नहीं करना, एकांत चुनना है। ये तो भीड़ है, कहावत है, एक जो भीड़ है वो तुम्हें भेड़ बना देगी, एकांत में ही व्यक्ति बनता है। इस राह से अलग चलो थोड़ा सा। किसी ने लिख दिया नहीं जी 214 होगा तो सब लिखने लगे 214 होगा, ऐसा मत करो, है ना। सॉरी कौन बोलेगा? तुम एक सॉरी बोलोगे तब माफ़ करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ अपनी गलतियों के लिए, ऐसे तुम भी बोला करो। एक भाई साहब कलर चूज करने वाले आ गए, इनका रंग नहीं बदलूंगा, देख लेना तुम, कुछ भी हो जाए। तुम्हारा और तुम्हारा इमोशन अलग लेवल का है, और जब तुम भटकते हो तब तुम दूर हो ना थोड़ा, तो मेरे पास डंडा वंडा नहीं होता। आई एम सॉरी टू। बताइए जी। प्रधानमंत्री द्वारा, सॉरी, मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह से पूछताछ की जा सकती है। तो जो सलाह दी गई है उससे पूछताछ, मैंने क्या बताया था आपको, वो न्यायिक समीक्षा से बाहर है, कोई पूछताछ नहीं हो सकती इनमें से कोई नहीं। देखना कितना अच्छा कलर है, कितना साफ दिखता है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ब्लैक कलर लेना सिर्फ गाड़ी का। भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। संविधान में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई थी? वापस भेज सकता है, कितनी बार वापस भेज सकता है? सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार भेज सकता है साथी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार देता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं? आर्टिकल 75 से राष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। इसको नोट करना। राष्ट्रपति भारत सरकार का व्यापार और अधिक सुरक्षित हो सके, इसके लिए जो व्यवसाय का जो मंत्री है उसके आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। जी, राष्ट्रपति साहब के पास ये अधिकार है।
भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को प्रधानमंत्री के नाम पर किया जाता है? नहीं। आर्टिकल